नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन को शुक्रवार को भी नहीं मिला जमानत। अब 21 मई को होगी सुनवाई। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को शुक्रवार को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई हुई। दरअसल ईडी को शुक्रवार को कोर्ट में जवाब दाखिल करने को कहा गया था, लेकिन ईडी ने जवाब नहीं दिया, जिसके बाद मामले की अगली तारीख 21 मई मंगलवार को तय की गई है। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ हाईकोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। इस पर पहली सुनवाई 13 मई को सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। बता दें कि हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ पहले हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर 3 मई को सुनवाई कराते हुए कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि हेमंत सोरेन पर ईडी द्वारा की गई कार्रवाई सही है, जिसके बाद हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। बता दें कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी 31 जनवरी 2024 को लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने की थी। रांची जिले के बड़गई अंचल में लगभग 8.5 एकड़ जमीन के अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में ईडी ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर कार्रवाई की है। इस मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने सीएम को 11 समन भेजा था। इसमें से केवल 2 समन में उन्होंने ईडी के सवालों को जवाब दिया। 11वें समन पर जवाब तलब के लिए ईडी के अधिकारी 31 जनवरी को उनके आवास पहुंचे थे। यहां पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी कार्रवाई और गिरफ्तारी को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया। 13 जून के बाद झारखंड में दस्तक देगा मानसून। सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। झारखंड में गर्मी ने लोगों के जीना मुहाल कर दिया है। अब लोग बस इसी इंतजार में हैं कि मानसून कब दस्तक देगा। ऐसे में बता दें कि 13 से 17 जून के बीच झारखंड में मानसून दस्तक देगा। इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से भी सूचना जारी कर दी गई है, जिसमें बताया गया कि 7 जून से 13 जून के बीच मानसून झारखंड में दस्तक दे देगा। यह बंगाल की खाड़ी से अंडमान होते हुए झारखंड पहुंचेगा। साथ ही इस बार सामान्य से अधिक बारिश की संभावना जाहिर की गई है। गौरतलब है कि इस बार मौसम विभाग की ओर से सामान्य से अधिक बारिश की उम्मीद जताई गई है। विभाग की ओर से कहा गया कि इस बार अच्छी बारिश होगी। गौरतलब है कि इस साल मानसून सामान्य तारीख से एक दिन पहले केरल में दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 31 मई को मानसून केरल पहुंचेगा। वैसे केरल में मानसून आने की सामान्य तारीख 1 जून है। मौसम विभाग ने बुधवार देर रात यह अनुमान जारी किया है। घोषित तारीख में 4 दिन कम या ज़्यादा होने की गुंजाइश रखी गई है, यानी मानसून 28 मई से 3 जून के बीच कभी भी आ सकता है। जेक ने जारी किया 11वीं का रिजल्ट। 98% विद्यार्थी हुए पास। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 11वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही 9वीं का रिजल्ट भी जारी किया है। 11वीं की परीक्षा में 98% से ज़्यादा बच्चे पास हुए हैं। वहीं 9वीं की परीक्षा में 98.39% बच्चे पास हुए हैं। जेक द्वारा 11वीं के साथ साथ 9वीं का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस साल 9वीं बोर्ड की परीक्षा में 4,71,201 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिसमें 4,63,637 सफल घोषित किए गए हैं। सफल परीक्षार्थी 10वीं बोर्ड के लिए योग्य होंगे। जेक अध्यक्ष अनिल कुमार महतो ने सफल हुए परीक्षार्थियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि 10वीं और 12वीं की कैरियर के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से इस पड़ाव को पार करने का मकसद बच्चों को अभी से इस परीक्षा को लेकर मानसिक रूप से तैयार करना है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। मुंडन कराने आरा से देवघर आ रहे श्रद्धालुओं की कार पेड़ से टकराई। 2 बच्चों समेत 4 की मौत, 5 गंभीर। देवघर मुख्य मार्ग के बस बुटिया गांव के समीप अहले सुबह करीब 4 बजे बिहार के आरा से बच्चों का मुंडन कराने आ रहे श्रद्धालुओं से भरी कार पेड़ से टकरा गई। इसमें 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि चालक को नींद लगने की वजह से उक्त घटना घटी। मृतक की पहचान आरा जिले के शहर थाना क्षेत्र के नवादा गांव निवासी नगेंद्र राम के पुत्र अभिनंदन कुमार व पुत्री नंदनी कुमारी व नगेंद्र की सास के रूप में हुई है। सास की उम्र 55 वर्ष थी। मृतक महिला दुर्घटना के शिकार हुए बच्चों की नानी थी। बाद में इलाज के दौरान देवघर सदर अस्पताल के आईसीयू में बच्चों की मां नेहा की भी मौत हो गई। नेहा 32 वर्ष की थी। नानी बाबूनी देवी भी गंभीर रूप से घायल है। डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उनको बाहर रेफर कर दिया।
इस संबंध में घायल नगेंद्र ने बताया कि बच्चों का मुंडन कराने के लिए आरस से देवघर आ रहे थे। रात को चकाई के आगे एक लाइन होटल में करीब 2 घंटे तक आराम करने के बाद अगले सुबह देवघर के लिए चले ही थे कि चालक को नींद आ गई और कार अनियंत्रित होकर सामने पेड़ से टकरा गई। घटना के बाद लाइन होटल वालों व स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को इलाज के लिए चकाई रेफर अस्पताल भेजा गया। वहां से बेहतर इलाज के लिए सभी को जमुई सदर अस्पताल व देवघर सदर अस्पताल में रेफर कर दिया गया। आलमगीर आलम को होटवार जेल से ईडी ऑफिस लाया गया, पूछताछ शुरू। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की ईडी रिमांड शुरू हो गई है। शुक्रवार को उन्हें होटवार जेल के हिनो स्थित प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय लाया गया। यहां उनसे अब 6 दिन तक पूछताछ की जाएगी। आलमगीर आलम को पीएमएलए कोर्ट ने गुरुवार को 6 दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया था। लगातार 2 दिन तक चली पूछताछ के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने रिश्वतखोरी के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया था। आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम के घर से 35 करोड़ रुपए से अधिक मिलने के बाद आलमगीर आलम को 12 मई को नोटिस दिया गया और कहा गया कि वह पूछताछ के लिए 14 मई को ईडी के क्षेत्रीय मुख्यालय पहुंचे। आलमगीर आलम तय समय पर प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे। उनसे संजीव लाल और जहांगीर आलम के ठिकानों से मिलने वाले पैसे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं। जहांगीर के पास इतने पैसे इसकी भी उन्हें जानकारी नहीं थी। विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग के बदले में पैसे के लेन देन का भी पता चला था, जिसके बारे में मंत्री ने कहा कि उनके पीएस ने वह चिट्ठी दी होगी, उनका इससे कोई लेना देना नहीं। 9 घंटे की पूछताछ के बाद आलमगीर आलम को अगले दिन यानी 15 मई को फिर बुलाया गया था। दूसरे दिन आलमगीर आलम हालांकि थोड़ी देर से पहुंचे। करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अगले दिन यानी 16 मई को आलमगीर आलम को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। आलमगीर आलम और ईडी दोनों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद झारखंड सरकार के मंत्री की रिमांड ईडी को सौंप दी। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 6 दिन तक पूछताछ करने की अनुमति दी। इसके बाद आलमगीर आलम को होटवार सेंट्रल जेल भेज दिया गया। गिरिडीह के गांवों में 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आया मदरसा का छात्र, हॉस्टल में रहकर करता था पढ़ाई। गिरिडीह जिले में एक मदरसे के हॉस्टल में रहने वाला छात्र 11,000 वोल्ट के तार के चपेट में आ गया। उसे अनन फनन में गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने छात्र को गिरिडीह रेफर कर दिया गया। घटना शुक्रवार को सुबह सुबह हुई, जब छात्र नहाने की तैयारी कर रहा था। छात्र गिरिडीह जिले के गांव प्रखंड स्थित मदरसा अनवारुल इस्लाम में पढ़ाई करता था। वह गदर का रहने वाला था। गंभीर रूप से घायल छात्र का नाम शाहनवाज है। उसके पिता का नाम मोहम्मद सरफराज है। बताया गया कि गदर निवासी मोहम्मद शाहनवाज गिरिडीह के मदरसा अनवारुल इस्लाम में रहकर पढ़ाई करता था। शुक्रवार की सुबह वह स्नान करने के लिए छत पर गया। नल में पानी नहीं आ रहा था। नल के पानी नहीं आने पर वह छत पर लगी टंकी में झांक कर पानी देखने गया। इसी दौरान वह बगल से गुजर रहे 11,000 वोल्ट के तार के चपेट में आ गया। बिजली के तार के संपर्क में आने के बाद शाहनवाज का दोनों हाथ झुलस गया। मदरसा में कार्यरत लोगों ने उसे तत्काल गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां छात्र का प्राथमिक उपचार किया गया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने गिरिडीह रेफर कर दिया। रांची में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू, डंडा अधिकारी ने जारी किया आदेश। रांची प्रशासन ने धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी है। इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। शुक्रवार को प्रशासन की ओर से इस संबंध में जानकारी दी गई है। प्रशासन की ओर से बताया गया कि रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी रहेगी। अनुमंडल दंड अधिकारी ने निषेधाज्ञा का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश 4 जून 2024 की रात 11 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान कई चीज़ों पर रोक रहेगी। रांची जिला प्रशासन की ओर से कहा गया कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों की ओर से जनसभा और जुलूस का आयोजन किए जाते हैं। जनसभा एवं जुलूस में सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इससे शांति व्यवस्था और विधि व्यवस्था भंग होने की आशंका बनी रहती है। इतना ही नहीं, चुनाव के दौरान कई बार मतदाताओं को डराने धमकाने, जातीय संप्रदाय एवं धार्मिक द्वेष की भावना फैलाने के लिए अवांछित एवं असामाजिक तत्व भी सक्रिय हो जाते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो, इसलिए 16 मार्च को चुनाव की घोषणा के साथ ही धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। शुक्रवार 17 मई को इसकी अवधि समाप्त होने के बाद अनुमंडल दंड अधिकारी सदर ने इस संबंध में नया आदेश जारी किया है, ताकि रांची लोकसभा क्षेत्र में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराया जा सके। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 4 जून 2024 की रात 11 बजे तक लागू रहेगा।
खूंटी पुलिस ने 3 तस्करों के साथ 2 करोड़ से अधिक का डोडा जब्त किया, ऐसे मिली कामयाबी। खूंटी पुलिस ने 3 तस्करों के साथ 2 करोड़ से अधिक का डोडा जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अलग अलग थाना क्षेत्र में छापेमारी कर यह कामयाबी हासिल की है। खूंटी जिले के मुरहू और अड़की थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई। वहीं पुलिस से मिली जानकारी में कहा गया कि जिले के मुरहू थाना क्षेत्र के गोमपुडू से 2 पिकअप वैन में लदे करीब 2 करोड़ का अवैध डोडा जब्त किया गया है। स्थानीय ग्रामीणों में से एक ने पुलिस को सूचना दी थी जंगल क्षेत्र में डोडा का अवैध कारोबार हो रहा है। बोरे में रखे गए डोडा की खरीदारी के लिए व्यापारी रात में आने वाले हैं। इस सूचना पर पुलिस ने छापेमारी टीम का गठन किया। पुलिस ने मौके से 1183 किलोग्राम डोडा जब्त किया। इसकी कीमत करीब 1.77 करोड़ रुपए बताई जा रही। पुलिस ने इस दौरान 2 डोडा तस्करों दाऊद कंडीर व सुनील कंडीर को गिरफ्तार किया है। दोनों ईसाई गमपुर डूडू गांव के रहने वाले बताए जाते हैं। खूंटी के अड़की थाना क्षेत्र में पुलिस ने 104.8 किलोग्राम डोडा जब्त किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति अवैध डोडा ले जा रहा। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी टीम का गठन किया। टीम ने सरगेया पुल के पास एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल पर 4 प्लास्टिक के बोरे में अवैध डोडा ले जाते पकड़ लिया। आगे की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने डोडा के साथ मोटरसाइकिल जब्त किया और डोडा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। चतरा लोकसभा क्षेत्र के नक्सल प्रभावित इलाके में 9 मतदान केंद्र रिलोकेट। पहली बार नक्सल इलाके में पैदल गुजरेगी पोलिंग पार्टी। चतरा लोकसभा क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिकोण से 9 मतदान केंद्रों को रिलोकेट किया गया है। चतरा लोकसभा सीट के लिए 20 मई को वोटिंग होनी है। पलामू का पांकी विधानसभा क्षेत्र चतरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पांकी विधानसभा का अधिकतर इलाका नक्सल प्रभावित माना जाता है। इलाके में सुरक्षा के दृष्टिकोण से 9 मतदान केंद्रों को रिलोकेट किया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए पलामू से पोलिंग पार्टी 19 मई को रवाना होगी। पांकी विधानसभा क्षेत्र में 326 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से चतरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पांकी विधानसभा के आपटी मतदान केंद्र को चतरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई ऐसे इलाके हैं जहां पहली बार पोलिंग पार्टी पैदल गुजरेगी। पांकी विधानसभा क्षेत्र मनातू के चक के इलाके में 2019 के चुनाव तक मतदान कर्मी हेलीकॉप्टर से गए थे। पहली बार मतदान कर्मी इलाके में रोड के माध्यम से गुजरेंगे। इलाके में वोटिंग को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है। चक के इलाके में रंजित और उद्देश्वर ने बताया कि मतदान को लेकर काफ़ी उत्साह है। अब इलाके का माहौल बदल गया है और लोग वोट देने के लिए तैयार हैं। झारखंड में 40 डिग्री के पार जाएगा पारा। कोल्हन में हीट वेव का अलर्ट। झारखंड में फिर से भीषण गर्मी पड़ने लगी है। इसी बीच मौसम के धूप छांव का खेल जारी रहेगा। 18 मई से अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 19 मई से संथाल परगना, रांची के कुछ हिस्से, पलामू, गढ़वा, चतरा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, कोल्हन आदि इलाकों में लू चल सकती है। 18 से 20 मई तक कोल्हन में चलने वाली हीट वेव का असर रांची में भी कुछ जगह पर दिखेगा। इस दौरान रांची में हल्के बादल छाए रहेंगे। उमस की गर्मी बढ़ेगी। 20 मई को रांची में अधिकतम तापमान का पारा 40 से 41 डिग्री के करीब आ सकता है। 19-20 मई को झारखंड के उत्तर पूर्व इलाके में दोपहर बाद 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। हल्की बारिश भी हो सकती है। 21 मई को बादल छाए रहने और 22 मई को राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में लू के साथ साथ कई हिस्सों में बारिश भी हो सकती है। एक बार फिर से राजधानी व आसपास के जिलों के मौसम में परिवर्तन के संकेत है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्व अनुमान में बताया गया कि राजधानी समेत पूरे राज्य में 21 मई तक आंशिक बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं 22 मई को रांची व निकटवर्ती मध्य हिस्से यानी रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी, गुमला, बोकारो में भी मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना है। बोकारो में ज्वेलरी दुकान पर अपराधियों ने चलाई गोली। आक्रोशित व्यवसायियों ने सड़क को किया जाम। बोकारो में अपराधियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की है। दरअसल मामला यह है कि शुक्रवार को दोपहर जिले फुसरो में स्थित मोती अलंकार ज्वेलर्स नामक दुकान पर कुछ बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली चलाई। गोली दुकान के गेट पर लगी। शीशा का गेट होने की वजह से वह चकनाचूर हो गई। गनीमत रही कि घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस पूरे वारदात की घटना दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अपराधियों द्वारा दिए गए इस वारदात के संबंध में बताया जाता है कि जिस वक्त गोली चली उस वक्त दुकान में केवल
संचालक के पुत्र आदर्श कुमार और उसके स्टाफ कमल चौधरी थे। हालांकि गोली किस वजह से चली इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। दुकान मालिक अरविंद कुमार दास ने इस संबंध में बताया कि घटना को किस वजह से अंजाम दिया गया है उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि हमारी किसी से ना तो दुश्मनी है और ना ही फोन पर हमें कभी किसी से धमकी मिली है। घटना के बाद आक्रोशित व्यवसायियों ने सड़क जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामले की जानकारी मिलने के बाद बोकारो के बेरमो सर्किल इंस्पेक्टर नवल किशोर सिंह, बेरमो थाना प्रभारी अशोक कुमार दल बल के साथ पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इसके बाद दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की गई। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आईएएस छवि रंजन की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई। चेसायार होम रोड जमीन घोटाले से जुड़ा है मामला। आईएएस छवि रंजन की जमानत पर हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि छवि रंजन रांची के चेसायार होम रोड की लगभग 1 एकड़ जमीन के अवैध तरीके से खरीद बिक्री करने के मामले में आरोपी है। ईडी ने उनको मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी भी ठहराया है। राज्य का हाई प्रोफाइल केस होने के कारण इस पर सभी की निगाहें बनी हुई है। छवि रंजन की जमानत पर अब अगली सुनवाई में फैसला होगा। गौरतलब है कि छवि रंजन इस समय जेल में बंद है। शुक्रवार की सुनवाई न्यायाधीश जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की बेंच में हुई। छवि रंजन की ओर से एडवोकेट इंद्रजीत सिन्हा और अभिषेक चौधरी ने दलीलें पेश की। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल कुमार ने बहस की। छवि रंजन का यह मामला ईडी के कांड संख्या ECIR 5/2023 से जुड़ा हुआ है। इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक दूसरे मामले में झारखंड हाईकोर्ट उनकी बेल अर्जी को खारिज कर चुका है। बता दें कि जमीन घोटाले के इस मामले में ईडी ने छवि रंजन, प्रेम प्रकाश, अमित कुमार अग्रवाल सहित 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। ईडी ने 13 अप्रैल 2023 को रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और बड़गई के राजस्व कर्मचारी सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर छापेमारी किया था। छापेमारी में बड़ी संख्या में जमीन के फर्जी डीड, मोहर और दूसरे दस्तावेज जांच एजेंसी को मिले थे। इसके बाद की कार्रवाई में 14 अप्रैल 2023 को ईडी ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन सभी पर जमीन के दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप था। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को इस मामले में जुड़े होने की दलील देकर 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया गया था। वे तब से जेल में हैं। धनबाद में आजसू प्रत्याशी का विरोध। चंद्र प्रकाश चौधरी की चुनावी रैली में जयराम महतो के पक्ष में लगे नारे। गिरिडीह लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी की धनबाद में आयोजित चुनावी रैली में जयराम महतो के समर्थन में नारे लगे। इस बार के चुनाव प्रचार में जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्हें लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा। जिला में तोपचांची प्रखंड के लक्ष्मणपुर, मदयडीह सहित विभिन्न गांवों में गिरिडीह लोकसभा सांसद सह प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी और उनके प्रतिनिधियों को ग्रामीणों ने विरोध किया। इसे लेकर कई वीडियो भी वायरल हो रहा है। जनसंपर्क अभियान में पहुंचे सांसद सह प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी के सामने निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो के पक्ष में ग्रामीणों ने नारा लगाकर विरोध जताया। वहीं लक्ष्मणपुर गांव में सीपी चौधरी जब जनसंपर्क अभियान के तहत वहां पहुंचे तो ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया कि अपने 5 साल के कार्यकाल में एक बार भी यह गांव नहीं आए। इस गांव में पीने के पानी की घोर समस्या है। सांसद सीपी चौधरी के सामने ही लोगों ने उनके पिछले कार्यकाल को लेकर नाराजगी व्यक्त की। ग्रामीणों ने कहा कि पिछले 5 साल में लोगों ने उन्हें सिर्फ फोटो और पोस्टर में ही देखे हैं। पलामू में मवेशी तस्करी के खिलाफ कार्रवाई। 2 मवेशी तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने 8 मवेशियों को कराया मुक्त। पशु तस्करी के मामले में पलामू पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी बिहार के आरा के रहने वाले हैं। आरोपियों के पास से पुलिस ने 8 मवेशियों को मुक्त कराया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। दरअसल पलामू पुलिस को मवेशी तस्करी की सूचना मिली थी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने पलामू के सतबरबा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 75 पर चेकिंग अभियान चलाया। इस क्रम में पुलिस ने एक पिकअप वैन पर लदे 8 मवेशियों को मुक्त कराया। साथ ही पशु तस्करी के आरोप में मौके से बबलू यादव उर्फ सफीक कुरैशी, हृदयानंद यादव उर्फ इल्ताफ कुरैशी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी बबलू उर्फ सफीक कुरैशी आरा के मुसफिल थाना क्षेत्र के इंग्लिशपुर गांव का निवासी है, जबकि हृदयानंद यादव उर्फ इल्ताफ कुरैशी बिहार के आरा के रानी सागर के रहने वाले हैं। पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पलामू एसपी ने बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। सतबरबा थाना प्रभारी अंचित कुमार ने बताया कि शुरुआत में दोनों आरोपियों ने अपना नाम गलत बताया था। दोनों का आधार कार्ड देखने के बाद वास्तविक नाम का पता चला। दोनों तस्कर बिहार के आरा के रहने वाले हैं। दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
गांडे में सोरेन परिवार की परीक्षा, कल्पना के लिए कहाँ है चुनौती, उनकी जीत और हार तय करेगी झारखंड की राजनीति। लोकसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच गांडे विधानसभा सीट के लिए हो रहा उपचुनाव सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसकी वजह है पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन। वह पहली बार राजनीति में मैदान में उतरी है। उनके पास पति हेमंत के जेल जाने पर सहानुभूति की पतवार है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का साथ। इंडिया गठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव चुनावी सभा कर चुके हैं। सीएम चंपई ने भी लगातार कई सभाएं की है। कल्पना ने खुद भी मोर्चा संभाल रखा है, क्योंकि सोरेन परिवार की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। वहीं भाजपा ने भी इस सीट को प्रतिष्ठा से जोड़ दिया है। इस पर भाजपा प्रत्याशी दिलीप कुमार वर्मा के साथ आजसू भी खड़ा है, लेकिन एक परसेप्शन तैयार करने की कोशिश हो रही है कि अगर कल्पना सोरेन यहां से चुनाव जीतती है तो वह मुख्यमंत्री के पैरेलल नेता साबित होगी। संभव है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के सीटों की संख्या में इफाजा होने पर राज्य में नेतृत्व परिवर्तन भी देखने को मिल जाए। हालांकि कल्पना सोरेन इस बात को खारिज कर रही है, लेकिन सवाल है कि क्या वह सिर्फ विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ रही है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में मतदान केंद्रों पर दिखेगी झारखंडी संस्कृति की झलक। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में झारखंड की 3 सीटों पर 20 मई को मतदान होंगे। इस चरण में चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के साथ साथ आयोग ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई इंतजाम किए हैं। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए बूथों को भव्य रूप दिया जा रहा, जिसमें झारखंड की सभ्यता संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। वैसे तो इस बार सभी मतदान केंद्र आदर्श मतदान केंद्र घोषित किए गए हैं। वहीं कुछ ऐसे भी मतदान केंद्र होंगे जहां मतदान की पूरी जिम्मेदारी महिला, निःशक्त और युवा मतदान कर्मी उठाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार 5वें चरण में 4589 लोकेशन में 6705 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों में 73 महिला, 13 निःशक्त, 13 युवा और 36 यूनिक मतदान केंद्र होंगे। यूनिक बूथों पर झारखंडी संस्कृति की झलक दिखेगी। वन्य पर्यावरण और झरनों को दर्शाता मतदान केंद्र बनेगा। इसके लिए तैयारी चल रही है। गोड्डा में वज्रपात से 2 की मौत, तेज आंधी और बारिश से कई घर हुए क्षतिग्रस्त। गोड्डा जिले में तेज आंधी और भारी बारिश ने कहर बरपाया है। भारी बारिश के कारण आसमानी कहर से एक बच्चे समेत 2 की मौत हो गई। इसके अलावा तेज आंधी में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। इस तूफान और बारिश के कारण जिला में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पत्थर गामा में आसमानी कहर ने 2 की जान ले ली। ईंट भट्ठा में वज्रपात से एक महिला मजदूर पिंकी देवी की मौत हो गई। वहीं पास में खड़े बालक की भी मौत इस वज्रपात के कारण हो गई। वहीं इस हादसे में 2 लोगों के झुलसने की भी सूचना है। महिला मजदूर पिंकी देवी के पति चंदन मांझी ने घटना की पुष्टि की है। वे बिहार के भागलपुर जिला के गोराडीहा थाना क्षेत्र का रहने वाले हैं। ये लोग पत्थरगामा में ईंट भट्ठा में काम करते हैं। 1 लाख से अधिक राशि के लेन देन पर पैनी नजर रख रहे बैंक अधिकारी। देवघर में गुरुवार को समारालय में डिप्टी इलेक्शन अफसर शैलेश कुमार ने सभी बैंकों के प्रतिनिधियों संग लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की। बैठक में बैंक खाता के माध्यम से संदिग्ध लेन देन के संबंध में आयोग के निर्देशों के अनुपालन के संबंध में सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। बैंक के अधिकारियों को आज सामान्य व संदिग्ध रूप से नगद राशि की निकासी व जमा के बारे में चुनाव आयोग के निर्देशों की जानकारी दी गई है। मौके पर डिप्टी इलेक्शन अफसर ने निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान 1 लाख से अधिक की सभी प्रकार असामान्य व संदिग्ध निकासी तथा 10 लाख या इससे अधिक राशि की सामान्य निकासी पर पूर्ण निगरानी रखने का निर्देश सभी बैंक प्रबंधकों को दिया गया है। साथ ही लोकसभा चुनाव के दौरान जिला या लोकसभा क्षेत्र के अंदर आरटीजीएस से एक बैंक खाता से अन्य विभिन्न खातों में असामान्य निकासी व हस्तांतरण के किसी भी मामले पर पूर्णतः नजर रखने की बात कही गई है। राजनीतिक दलों के खाते में नगद निकासी या जमा राशि पर रखे नजर। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों के खाते में नगद निकासी या जमा राशि पर रखे नजर। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक पार्टियों के खाते में 1 लाख से अधिक की किसी भी तरह की नकदी निकासी या जमा राशि पर नजर रखे। उन्होंने बताया कि शाखा प्रबंधक सभी गतिविधियों पर निगरानी रखेंगे। खैनी व्यवसायी संतोष की मौत से आक्रोश, कारोबारियों ने काला बिल्ला लगाकर निकाला मौन जुलूस, रोड को किया जाम। झारखंड के पलामू जिले में खैनी व्यवसायी संतोष गुप्ता की मौत से आक्रोशित कारोबारियों ने काला बिल्ला लगाकर मौन जुलूस निकाला, साथ ही सड़क को भी जाम कर दिया। पलामू जिले के छतरपुर अनुमंडल मुख्यालय में खैनी व्यवसायी संतोष गुप्ता की हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए यहां के व्यवसायियों ने काला बिल्ला लगाकर मौन जुलूस निकाला। खाटिन गांव स्थित संतोष गुप्ता के घर से मौन जुलूस
जुलूस की शुरुआत हुई। जुलूस शहर के मुख्य पथ होते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय तक पहुंचा। यहां पर कारोबारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। एसडीपीओ नौशाद आलम से मिलकर संतोष गुप्ता की हत्या की साजिश रचने वाले मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान संतोष के परिजनों ने कहा कि संतोष गुप्ता के बेटे विकास ने अंतर्जातीय विवाह किया था। इसके बाद उसकी बहू के परिजन उसका भाया दोहन करते थे। जब संतोष ने इसका विरोध किया तो उसकी बहू के परिजनों ने संतोष और उसके बेटे विकास की हत्या की साजिश रची। बाबूलाल मरांडी ने कहा, जनता भ्रष्टाचारी अफसर और नेताओं की लिस्ट भेजे, जांच एजेंसी को देंगे। पाकुड़ जिले में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जनता भ्रष्टाचारी अफसर और नेताओं की लिस्ट भेजे, इस लिस्ट को जांच एजेंसी को देंगे। आगे कहा, पीएम और बीजेपी के रहते हुए कोई भी आदिवासी, दलित और ओबीसी आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता। कहा, इंडिया गठबंधन वालों की दुकान बंद हो रही है, इसलिए वे दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनकी साजिश को समझे। मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को हटाने के लिए साजिश कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्ट मंत्री, अफसर और नेताओं पर कार्रवाई की है, वे जेल में बंद हैं। उन्होंने कहा कि राजमहल लोकसभा के बरहेट विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में बंद है। लोग कहते हैं कि उन्हें फंसा दिया गया है, पर वे अपनी करनी से जेल में है। उन्होंने राजमहल के पहाड़ों को अवैध रूप से खनन कर पत्थरों को बिहार और बांग्लादेश को बेच दिया। मरांडी ने आरोप लगाया कि हेमंत आमरापाड़ा, लिट्टीपाड़ा में रात में कोयला की चोरी कराते थे, फर्जी कागज बनाकर जमीन को बेचने और बेचवाने का काम किया। पाकुड़िया में 800 से 900 बीघा जमीन अपने भाई और बाकी लोगों के नाम से कराए। ऐसे में झारखंड के लोग क्या करेंगे, संथाल परगना के लोग क्या करेंगे? जिस प्रकार से हेमंत सोरेन ने झारखंड को लूटा है, उसके कारण आज वे जेल में बंद है। उन्होंने कहा कि आईएएस पूजा सिंघल के घर से 20 करोड़ रुपए मिले, वह भी जेल में है। अभी इस क्षेत्र के विधायक और सरकार में दूसरे नंबर के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर से 35 करोड़ रुपए मिले हैं। ये आप सबों से लूटा हुआ पैसा है, चोरी किया हुआ पैसा है, अवैध बालू, पत्थर, जमीन, कोयला से कमाया हुआ पैसा है, ठेकेदारी में कमीशन से लिया हुआ पैसा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।